नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डीके कहल के 22वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में संपन्न पूसा किसान मेला 9 से 11 मार्च 2022 के बीच आगंतुकों को अपने प्रश्नों को साझा करने के लिए कहा गया। 3 दिनों के अंत में हमने पाया कि अलग अलग राज्यों से किसानों सहित अधिकांश आगंतुक जैविक खेती के बारे में जानने के लिए इच्छुक थे। इसलिए यह कड़ी जैविक खेती के बारे में समर्पित है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप इसे अंत तक देखें। जैविक खेती को अपनाने से पहले यह समझ बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर जैविक खेती क्यों करना है। आगे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और आपसे अनुरोध है कि आप अपने जवाब हाँ या ना में नोट करें। जैविक खेती इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उत्पाद प्रीमियम मूल्य पे बिकता है। हाँ या ना। उत्पादन की लागत बहुत ही कम होती है। इनपुट उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं होती। कम से कम प्रयास में काम हो जाता है। जैविक उत्पाद की निर्यात में बड़ी मांग है। बीमारियों और कीटों का प्रकोप नहीं होता है। कोई जोखिम नहीं है। खेती से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की जरूरत है और सरकारी सब्सिडी या सहायता बहुत अधिक है। कृपया अपने जवाब को जांचें। यदि उपरोक्त में से किसी एक या सभी कारणों के लिए आपकी प्रतिक्रिया हाँ है, तो इससे पहले कि आप जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने का निर्णय लें, बेहतर होगा कि आप एक बार पुनर्विचार करें या अपने विचार को कुछ समय के लिए टाल दें। सच तो यह है कि जैविक खेती का कुछ परिणाम कई बार बहुत ही बेहतर होता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है। जैविक खेती एक उत्पादन प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, पौध विकास वर्धक और अन्य कृत्रिम साधनों का उपयोग निषेध करता है। साथ ही इस बात पर खास ध्यान होता है कि परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण आदि के दौरान इसकी शुद्धता बनी रहे और अंतिम उपयोगकर्ता तक अपने शुद्धतम रूप में पहुंचे। जैविक खेती से जुड़े प्रमुख हितधारक और उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं। सबसे पहला है प्रमाणीकरण एजेंसी। उन्हें समय पर भुगतान चाहिए। व्यापारी, चाहे वो थोक विक्रेता, खुदरा, निर्यातक या आयातक, उन्हें चाहिए कि मांग अधिक हो और उन्हें अच्छा लाभ मिले। देश के स्तर पर अधिक निर्यात और विदेशी मुद्रा की अपेक्षा होती है। उपभोक्ता के रूप में उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित भोजन तुलनात्मक कीमत पर उपलब्ध हो। इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद भरपूर मात्रा में निरंतर आपूर्ति के लिए उपलब्ध हो और इसके लिए पर्याप्त संख्या में उत्पाद परीक्षण सुविधा, गोदाम, शीतगृह, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, कोल्ड चेन, मिलर्स और प्रोसेसर्स विशेष रूप से जैविक उत्पादों के लिए समर्पित होने चाहिए। आंकड़ों में जाए बिना यह प्रश्न जरूरी है कि क्या हमारे पास पारंपरिक उत्पादों के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। जैविक को तो अभी भूल जाए, लेकिन सफलता के लिए ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं और सुविधाओं की कमी के गंभीर परिणाम भी हुए हैं। और परिणाम ये कि भारत की जैविक नियंत्रण प्रणाली और धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि। निर्यातित जैविक सामग्री में कीटनाशक अवशेष का मिलना और अस्वीकृत किया जाना। एथिलीन ऑक्साइड के मुद्दे में भारत की 5 जैविक प्रमाणन एजेंसी को यूरोपीय आयोग द्वारा मान्यता रद्द कर दी गई। आप जानते हैं कि निर्यातित सामग्री में एथिलीन ऑक्साइड अधिक से अधिक 0.1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होना चाहिए। भारत प्रति वर्ष 1.2 लाख टन जैविक कपास का निर्यात करता है। यहां प्रमाणन एजेंसी की गलती के कारण एपीडा ने एक प्रमुख एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इससे जैविक कपास का निर्यात भी शंका के दायरे में है। जैसा कि हम जानते हैं, सिक्किम वर्ष 2016 से पूरी तरीके से जैविक राज्य और इसमें यहाँ की भौगोलिक स्थिति की अहम भूमिका है। यहाँ की जैविक स्थिति को जानने के लिए 4 मार्च 2020 को, यानी कोविड के लॉकडाउन से ठीक पहले, गैंगटोक में कृषि विभाग सिक्किम के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान हमने यह जानना चाहा कि राज्य में जैविक खेती को अपनाने के बाद
फसलों के कुल उत्पादन या फसलों की उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई? क्या रोजगार के कोई अवसर बढ़े? उत्पादकों को उत्पाद का प्रीमियम मूल्य मिला? बाहरी दुनिया पर भोजन के लिए निर्भरता कम हुई? और निर्यात तथा विदेशी मुद्रा में कोई बढ़ोतरी हुई? आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर था नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी और फसल प्रबंधन पर कोई विशेष जोर दिए बिना केवल जैविक विधियों को अपनाने के लिए और प्रमाणीकरण से संबंधित प्रशिक्षण के लिए ही सभी प्रयास किए गए थे। जैविक खेती अपनाने के बावजूद सिक्किम की फसलें और उनकी प्रमुख चुनौतियां हैं धान का ब्लास्ट रोग, अदरक और हल्दी का राइजोम रॉट, टमाटर और मिर्च का विल्ट, बड़ी इलायची में विल्ट और जड़ गलन, जबकि सब्जियों में दीमक, कटवर्म और सफेद ग्रब का प्रकोप, जबकि मैंडरिन पर डाईबैक की बीमारी। सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा हासिल रहे, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि इन प्रमुख चुनौतियों के लिए जैविक समाधान ही ढूंढा जाए और उसे अपनाया भी जाए। भारत के विभिन्न राज्यों में जैविक खेती की गतिविधियों के कार्यान्वयन, साथ ही हजारों किसानों के क्षमता विकास से शुरू से ही सीधे तौर पर जुड़े होने के कारण इस पूरे आंदोलन में विभिन्न उतार चढ़ाव देखे हैं। और संक्षेप में भारत में जैविक खेती की यह वर्तमान स्थिति है। अब प्रश्न यह उठता है कि जैविक खेती के बारे में क्या करें। अमेरिका के कृषि विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जैविक उत्पादों का बाजार, जो 2020-21 में लगभग 1.04 बिलियन डॉलर का था, वर्ष 2026 तक 10 गुना बढ़कर यानी 10.1 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। वहीं जैविक से जुड़े किसानों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें स्थान पर, और विश्व व्यापार में जैविक में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। इसलिए इसे बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है, बशर्ते हम बिना किसी शॉर्टकट को अपनाए उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हो और उस पर अमल करें। भारत से निर्यातित कुछ प्रमुख जैविक उत्पाद हैं तिलहन यानी अलसी, तिल और सोयाबीन के बीज, चाय, औषधीय पौधे, चावल आदि। इनके अलावा भारत में बागवानी एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें फल और सब्जियों के निर्यात की दृष्टि से अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनकी कुछ चुनौतियों को समझना भी उतना ही जरूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश फलों और सब्जियों में कीटनाशक अवशेष होता है। सबसे ज्यादा दूषित 8 चीजें हैं। खीरा, जिसपे 86 कीटनाशक उसके त्वचा पर पाया गया, पालक में 65 से अधिक कीटनाशक अवशेष, लेट्यूस पर 50 से अधिक कीटनाशक अवशेष, अंगूर आयातित में 14 जबकि स्थानीय में 13 कीटनाशक अवशेष, स्ट्रॉबेरी के 30% नमूनों में 10 से अधिक कीटनाशक अवशेष पाया गया, आलू के 90% नमूनों में कीटनाशक अवशेष, जबकि सेब के 95% में 1 और 92% से अधिक में 2 कीटनाशक अवशेष पाया गया। यही नहीं, चॉकलेट भी कीटनाशक अवशेषों से बचा हुआ नहीं है, क्योंकि कोको बीन्स में भी कीटनाशक अवशेष पाया गया है। इस जानकारी को साझा करने का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है, ताकि जैविक आंदोलन में शामिल होने के इच्छुक सभी लोगों को शुरू से ही सतर्क रहना चाहिए। इस कड़ी की तीसरे और अंतिम भाग में यह जानने की कोशिश करेंगे कि जैविक खेती कैसे किया जाए। अगर पारंपरिक खेती के परिणाम के रूप में विकल्प तलाशने की जरूरत है, क्योंकि उर्वरक उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है, खेती की लागत बढ़ रही है, फसल की कम उपज हो रही है या उपज घटने लगी है, मिट्टी की उर्वरता कम है, मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो रही है और उत्पाद की विपणन क्षमता कम है, यानी स्वाद, रंग, चमक, शेल्फ लाइफ आदि के मामले में उसकी गुणवत्ता कम हो रही है, तो जैविक के विकल्प को चुना जा सकता है। जैविक को अपनाने के कुछ बुनियादी कदम हैं, जिसमें सबसे पहला है कोई अकेला किसान या एक खेत इसे ना अपनाए जब तक वो बहुत बड़ा ना हो। किसानों का समूह या गांव के किसान की ऐसी जमीन जो लगातार एक जगह पर हो, अन्यथा उत्पादों को बेचना एक नई चुनौती होगी, लाभ कम होगा, साथ ही कीटनाशक अवशेष एक चुनौती बना रहेगा। ऑर्गेनिक खेती को अपनाने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यह एक कठिन निर्णय है, इसलिए पूरे समूह को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, अन्यथा नुकसान ही होगा।
फसल या किस्म का चयन वर्तमान में खेती की जा रही फसलों में से ही चुनें, लेकिन लक्षित बाजार के मांग को भी ध्यान में रखा जाए। जैविक खेती की सफलता के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो। अगर जैविक खेती स्व उपभोग या सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जा रहा है तो किसी प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय बाजार के लिए व्यक्तिगत साख, किसान समूह का साख और पीजीएस यानी भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा सकता है। इसमें ज्यादा खर्च नहीं आता और यह लोगों की जागरूकता, स्थानीय लोगों की निगरानी और आपसी विश्वास पर आधारित है। निर्यात और या गैर स्थानीय बाजारों के मामले में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जरूरी है। इसमें अतिरिक्त लागत शामिल है। लक्षित बाजारों को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठित प्रमाणीकरण एजेंसी का चयन करना चाहिए और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का रखरखाव आवश्यक है। शायद जैविक खेती की दिशा में प्रमाणीकरण के लिए दस्तावेज ठीक तरह से रखना एक बहुत ही आवश्यक शर्त है। अब प्रश्न ये उठता है कि जैविक खेती किन खेतों में करें। सलाह ये है कि उपज के आधार पर भूमि की जोत को 3 श्रेणियों में बांटें: औसत से कम, औसत उपज वाला और औसत से अधिक, यानी जहां फसल की अच्छी उपज हो। पहले चरण में जैविक खेती के लिए औसत से कम उपज वाले खेती योग्य भूमि को ही लक्षित किया जाना चाहिए। एक बार यह सफलतापूर्वक हो जाए तो दूसरी भूमि की तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं तो उपज में अचानक गिरावट से बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। पिछले साल उन्होंने उर्वरक आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और पूरे देश को एक बार में जैविक में बदलने का लक्ष्य रखा। फसल उपज में गिरावट की चुनौती का सामना करते हुए 6 महीने के भीतर ऑर्गेनिक अपनाने का फैसला वापस लेना पड़ा। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। जैविक खेती की सफलता के लिए यह जरूरी है कि फसल विशेष के हिसाब से रणनीति तैयार किया जाए, क्योंकि सभी फसलों को उचित पोषण की आवश्यकता होती है। फसल की वृद्धि और उपज को बनाए रखने के लिए समृद्ध मिट्टी होनी चाहिए, जिसके लिए फसल चक्र, जैविक खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, फसल अवशेषों का प्रबंधन और जैव उर्वरक जैसे अवयवों का उपयोग किया जा सकता है। आप जान लें कि जैविक खेती में भी फसलें बीमार होती हैं, यानी उन पर रोग, नेमेटोड, कीड़ों आदि का प्रकोप होता है, जिसकी तैयारी की जानी चाहिए। और इसके लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध नीम, करंज, धतूरा जैसी सामग्री का इस्तेमाल करें। साथ ही तिलहन की खली, इंसेक्ट ट्रैप, फेरोमोन जाल, फसल चक्र, बायोपेस्टिसाइड आदि को अपनाना चाहिए। उचित खरपतवार प्रबंधन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोई भी जैविक खरपतवार नाशी उपलब्ध नहीं है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए मानव श्रम और या मशीनी उपायों पर भी निर्भर करना पड़ेगा। सिंचाई और मल्चिंग, ताकि पानी की जरूरत को कम रखा जा सके। साथ ही कटाई, थ्रेसिंग, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन जैसे प्रक्रियाओं के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। अर्थात उचित योजना और सभी तैयारी पहले से की जानी चाहिए। जैविक खेती के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आदानों की 3 श्रेणियां हैं, जिसमें पहली है निषिद्ध, जिनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है प्रतिबंधित, केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रमाणन एजेंसी के परामर्श से ही उपयोग किया जाए। और तीसरा है अनुमत, जिसका इस्तेमाल करना है, लेकिन सर्टिफिकेशन एजेंसी से इसकी पूरी लिस्ट लेने के बाद यह ध्यान रखें कि किसी का भी अत्यधिक इस्तेमाल न हो, क्योंकि जैविक खेती के मामले में क्या करें से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं करें, क्योंकि कोई भी प्रतिबंधित इनपुट या प्रक्रिया अपनाने पर किसी भी समय जैविक खेती के प्रमाणीकरण को निलंबित किया जा सकता है। इसलिए प्रक्रियाओं और इनपुट की पूरी समझ जैविक खेती के अपनाने से पहले ही समझ लें। औसत या बेहतर खेतों में पारंपरिक खेती की चुनौतियों से बचने के लिए और फसल उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों को कम करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाए, साथ ही समन्वित पोषक तत्व और कीट प्रबंधन को अपनाया जाए। इन पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो श्रृंखला डीके काहल के पिछले कड़ियों को देखें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से साझा करें
साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में नए विषयों को भी शामिल किया जा सके।